का बजट कितना आम और कितना खास होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या उसी को लेकर ये बजट फोकस्ड होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर। लगातार हर एक जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। हमारा डेटा रूम आपको वो सारे डेटा देगा, सरल भाषा में समझाएगा जो आप जानना चाहते हैं, और सारा बजट हिंदी में जी न्यूज आप तक पहुंचाने वाला है, यानी आपको बताने वाला है। लेकिन अपडेट आपको बता दें, बजट अपडेट क्या है। इससे पहले 9 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे, लेकिन अब ये अपडेट आपको बता दें कि बजट से पहले सुबह 10 बजे वित्त मंत्रालय जाएंगी निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद करीब 10 बजे वो संसद पहुंचेंगी और पहले वो वित्त मंत्रालय जाएंगी, इसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी। तो ये आज का जो पूरा कार्यक्रम रहेगा बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री का, वो ये रहेगा। ये एक रिचुअल होता है कि राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है, उनकी इजाजत। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ली जाती है तो सबसे पहले वो नॉर्थ ब्लॉक से निकलने के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी और बजट पेश करने की इजाजत लेंगी, एक ऑफिशियल इजाजत। और फिर उसके बाद ये जानकारी है कि 10 बजे संसद पहुंचेंगी। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ है, रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, और विशाल जो डेटा रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन रविंद्र, सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 10 बजे का समय जो बताया गया है कि जिस वक्त वो संसद पहुंचेंगी और यहां पर वो एक मीटिंग भी करने वाली है बजट पेश करने से पहले। तो ये सिर्फ औपचारिकता है जो अभी पूरी होगी बजट पेश करने से पहले की। देखिए, जो दो संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको समझना होगा हमारे जो दर्शक हैं। एक होता है राष्ट्रपति के पास वित्त मंत्री को जाना, वो अपने पिटारा लेकर अपने एमओएस के साथ राष्ट्रपति के पास जाती हैं या जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को पूरे बजट के बारे में जो बारीकियां होती हैं, जो उसमें मेन इशू होते हैं, वो राष्ट्रपति को बताया जाता है और राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाता है कि संसद भवन में इसे पेश करने के लिए। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट के सभी सदस्य उसमें मौजूद होते हैं और वहाँ पर उसी परंपरा को निभाया जाता है। वित्त मंत्री वहाँ पर बजट की पूरी बारीकियों को बताते हैं, जो मेन फोकस होता है पॉइंट उसको बताया जाता है कैबिनेट को, और कैबिनेट उसे अप्रूवल करता है। और उसके बाद सीधे सारा कैबिनेट सीधे लोकसभा में जाते हैं, जहां पर बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। ये दोनों संवैधानिक परंपरा है जिसका पालन हर वित्त मंत्री को करना पड़ता है। और मैं बता दूं, कभी वित्त मंत्री के घर पर है, थोड़ी देर बाद ही ये गेट खुलने वाला है, और जब ये खुलेगा तो उसके बाद सारी जो आइटनरी है वो आपके सामने है, और जब पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पिटारा जब खुलेगा तो सबसे ज्यादा फोकस सोशल सेक्टर पर होगा, मिडिल क्लास पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना तय है। ठीक है रवि, अगर बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार में कुछ भी जो है सूत्रों के हवाले से पता नहीं चलता, और जो सूत्र अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये रिस्क हर बार लेते हैं। किस तरह का हो सकता है बजट? ये लोक लुभावन होगा, संतुलित होगा, या फिर भविष्य को लेकर के होगा, चुनाव को लेकर नहीं, आगे के भविष्य को लेकर होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि लीकेज फ्री गवर्नमेंट है, ये लीकेज नहीं होता है, आपको खबरें लीक नहीं हो पाती हैं, जो कि पिछले 9 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, वो यही बयां करता है। लेकिन जहां तक बजट की बात है तो बजट बैलेंस बजट होगा, पॉलिटिकल बजट जरूर होगा, क्योंकि आखिरी बजट है चुनाव से पहले अगर फुल फ्लेज बजट की बात करें। लेकिन रविंदर भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगले साल जो अंतरिम बजट पेश होगा उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा लोगों को, क्योंकि लोगों की जो मेमोरी होती है आम जनता की, वो बहुत शॉर्ट होती है। तो कोशिश किया जाए कि आखिरी समय में चुनाव से ठीक पहले जो चीजें उनको मिलेगी वो ज्यादा याद रहेंगी, अभी वाली चीजें शायद भूल जाएं। लेकिन अभी भी राहत दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर है। जो मुझे जानकारी है, रेलवे में देखिए लगभग 300 के आसपास वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात की जा रही है, जो खबर आ रही है। साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन 30 के आसपास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया जा सकता है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें 15 से 20% का वृद्धि किया जा सकता है, इजाफा किया जा सकता है। ये लीकेज नहीं है, ये जानकारी है जो हमें उम्मीद लग रही है। ठीक है। और बाकी जो टैक्स में रिलीफ की बात है, तो टैक्स में रिलीफ की उम्मीद सब लोग कर रहे हैं, महंगाई में राहत की लोग उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीदें हैं लोगों की। लेकिन सरकार पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी दुनिया की जो उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीदों पर खरी उतरती हैं वित्त मंत्री, या फिर कोई झटका देती हैं मिडिल क्लास को, आम लोगों को? हम अटकलें लगा सकते हैं, हम यहां अनुमान जता सकते हैं, उम्मीदें कर सकते हैं। किसानों को और बिजनेस को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? हमारे सहयोगी विशाल हमें बताएंगे।
बिल्कुल, क्योंकि बात उम्मीदों की हो रही है तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं किसानों और व्यापारियों की उम्मीदें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। किसान क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कृषि सेक्टर को क्या मिल सकता है इस बजट से, आइए जल्दी से ग्राफिक के जरिए समझते हैं। भविष्यवाणी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है। यहाँ किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि बढ़ सकती है, जो अभी 6,000 है ये बढ़कर 8,000 तक हो सकती है। ये मुमकिन है कि ये किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ सकती है। 2-2 हजार की अब तक 3 किस्तें आती थी, वो 2-2 हजार की 4 किस्तें अब किसानों को मिल सकती हैं। ये बड़ी राहत किसानों को मिल सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी उम्मीद की जा रही है। खाद सब्सिडी जो है किसानों के लिए वो बढ़ाई जा सकती है, वहां पर भी उन्हें राहत मिल सकती है। ये किसानों के लिए भविष्यवाणी है। खाद सब्सिडी के लिए 58,000 करोड़ रुपए संभव हैं। ये संभावना है किसानों को लेकर के, कृषि सेक्टर को लेकर के। व्यापारी क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इकोनॉमी को रफ्तार तभी मिलती है। तो व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए उम्मीदें क्या है, जरा ये समझिए। इनकम टैक्स में कमी की संभावना जो है वो कम है। इस मोर्चे पर झटका लग सकता है अगर आप उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो है वो बढ़ सकती है, यहां पर कुछ गुंजाइश बनती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली जो लिमिट है वो बढ़ सकती है, इसे लेकर उम्मीद की जा सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के होम लोन पर भी छूट संभव है, क्योंकि हर व्यक्ति तक और हर परिवार तक घर पहुंचाना यह सरकार ने बीड़ा उठाया है। एटीसी के तहत जो सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है, यानी कि एटीसी के तहत अब तक जो सीमा आपको मिली हुई है उसे बढ़ाया जा सकता है। यहां पर छूट और मिल सकती है। होम लोन के ब्याज पर भी डिडक्शन मुमकिन है। सीधे सीधे इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव हो या नहीं होगा, लेकिन होम लोन के ब्याज पर और एटीसी पर यहां पर उम्मीद की जा रही है कि यहां पर कुछ राहत मिल पाएगी। अभी जो डिडक्शन की सीमा है वो 2 लाख प्रति वर्ष है, इसके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कितनी गुंजाइश वित्त मंत्री के पास है इस बजट में, सरकार की स्थिति क्या है, खजाने की स्थिति क्या है, इसे देखते हुए ही ये बड़े फैसले लिए जाएंगे। चंदन। बिल्कुल, और लगातार आपके जरिए और जानकारी हम देते रहेंगे। बहुत विस्तार से विशाल ने बताया, और देखिए किस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं, ये बजट पेश होने के बाद पता लगेगा। लेकिन बजट में तीनों सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी इजाफा हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं पिछले कुछ सालों में भारत का रक्षा बजट कितना था और इस बार इसमें कितना इजाफा होने की उम्मीद है। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलेगा तो उम्मीद की जा रही है कि रक्षा सेवाओं के लिए बजट में बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्रालय सैन्य तैयारियों और तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए लंबे समय से रूपरेखा तैयार कर रहा है, ताकि देश की सुरक्षा के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना किया जा सके। सेनाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने और उनके आधुनिकीकरण के रोड मैप के आधार पर ही इस बार का रक्षा बजट होगा। अगर पिछले 5 साल के रक्षा बजट पर नजर डालें तो साल 2018-19 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र को 4.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2019-20 में 4.31 लाख करोड़ रुपए, 2020-21 में 4.71 लाख करोड़ रुपए, 2021-22 में 4.78 लाख करोड़ रुपए और 2022-23 में रक्षा क्षेत्र को करीब 5.25 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे। सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए पिछले साल बजट में 46,971 रुपए का इजाफा किया गया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार इस बार इसे 10 से 15% बढ़ा सकती है। डिफेंस इंपोर्ट कम करने पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, AI और SPV को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस रह सकता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर भी सरकार का फोकस रहेगा। हमारी सरकार ने अभी तक जितने बजट दिए हैं 2014 से लेकर पिछले साल तक के, आप देख लीजिए, जनहित को मद्देनजर रखते हुए दिए हैं। IMF ने भी हमारे बारे में तारीफ करी है, हम किस तरह से हमारा GDP आगे बढ़ रहा है और किस तरह से महंगाई कम हो रही है। यह हमारे लिए, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सतत विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर दुनिया की महाशक्तियों से मुकाबला करें तो भारत का रक्षा बजट ज्यादा नहीं है। चीन, अमेरिका और रूस तीनों देशों का रक्षा बजट भारत से ज्यादा है। ये महाशक्तियां जिस तरह से अपनी सेनाओं को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर खर्च बढ़ा रही हैं, उसे देखते हुए भारत को भी तीनों सेनाओं के लिए बजट को भारी भरकम बनाने की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाया जा सकता है रक्षा क्षेत्र में, ये उम्मीद की जा रही है। हर साल बढ़ाया जाता है क्योंकि चुनौतियां काफी ज्यादा है। वहीं इस बीच अगर भारत की जीडीपी की बात की जाए तो भारत की जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो मंदी आ रही है उसके बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही है। आपको हम बताते हैं जीडीपी में किस तरह से पिछले 8 साल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015 में 8.0% की रफ्तार से बढ़ी थी जीडीपी। इसके बाद 2016 में 8.3%, काफी जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली थी 2016 में। लेकिन 2017 में इसमें गिरावट देखने को मिली और यह वो दौर था जब नोटबंदी लागू की गई थी 2016 के नवंबर में, और इसका असर कहीं ना कहीं 17 में देखने को मिला। 2018 में 6.8%, इस दौरान कुछ बड़े सुधार किए गए थे, जीएसटी भी लागू की गई थी। 2019 में काफी गिरावट हुई और 4% तक आ गई थी जीडीपी। इसके बाद 2020 में हालांकि 6.6% की रफ्तार से बढ़ी थी जीडीपी, लेकिन इसके ठीक बाद कोरोना आ चुका था और कोरोना के दौरान 8.7% रही जीडीपी। हालांकि कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिला था 2020-21 के दौरान, कमी हुई थी। 2021-22 में 7.0% की रफ्तार से बढ़ी जीडीपी अनुमानित है। वहीं 2022-23 में 6.5% की दर से अनुमानित है और यह काफी अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है पयुधी, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं काफी कमजोर प्रदर्शन कर रही हैं, भारत उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और इस बात का अंदेशा पहले जता भी दिया गया, वित्त मंत्री खुद इस बात का जिक्र कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ है, विशाल भी हैं, वित्त मंत्री के घर के बाहर है रविंद्र भी। रविंद्र, क्या 8:15 बजे का समय है जब वित्त मंत्री निकलेंगे अपने आवास से, और जो अपडेट है आप बताइए। बिल्कुल 8:20 8:15 के आसपास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से अपने मंत्रालय जाएंगी, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्री जो अमूमन अपने तैयारी करने के बाद पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से निकलेंगी, करीब वही 8:15 के आसपास निकलेगी। लेकिन एक बात है, बजट में देखिए उसकी तैयारियों के लिए बीजेपी ने भी अपनी तरफ से तैयारी की है। संगठन और सरकार का बजट पेश किया जाएगा और संगठन उसे पूरे देश में पहुंचाएगी। ये बात समझने वाली बात है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस बजट को बीजेपी के संगठन के जितने लोग हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो, मुख्यमंत्री हो, ये जाकर गांव-गांव में, शहरों में, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेमिनार करेंगे, किसानों को बताएंगे कि किसानों को क्या फायदा हुआ, युवाओं को बताया जाएगा कि युवाओं को क्या फायदा इस बजट से, व्यापारियों को बताया जाएगा कि उनको कितना इस बजट से फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता 1 तारीख से, आज से ही अगले 12 दिन तक गांव-गांव जाएंगे, सड़क पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियां जो है, या उनकी सरकार की जो तैयारियां हैं, संगठन उसको जमीन पर उतारेगी, ये एक बड़ी बात है। और जब से वित्त मंत्री यहां से निकलेंगे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है उसके बाद से धड़कनें सब देश को तेज होगी कि इस बजट से क्या उनको फायदा होने वाला है। और जैसा बार बार उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस रहता है गरीबों के कल्याण के लिए, आपने देखा कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी तो सबसे बड़ा जो स्लोगन था गरीब कल्याण, यही है उनका लक्ष्य। तो गरीब कल्याण योजना को साल भर के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट भी काफी ज्यादा है। वैश्विक जो चुनौतियां हैं वो भी बनी हुई हैं। इन सब के बीच चुनाव भी होने जा रहे हैं और क्या कुछ रहेगा खास, इस पर बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।